The collision of gas molecules with the walls of container is responsible for a gaseous pressure. ये kinetic molecule theory के मुताबिक. According to van der Waals, after pressure correction, which gas will exert more pressure if temperature is kept constant? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो वैन डर वॉल है उसकी इक्वेशन की तरफ आते हैं. इसी में सारा आइडिया मौजूद है. तो वैन डर वॉल में जब वो प्रेशर करेक्शन कर जाता है तो प्रेशर ऑफ द गैस इज इक्वल टू P प्लस A डिवाइडेड बाय V स्क्वायर. अब A जो यहाँ पे है that is attractive force constant या attraction coefficient. अच्छा, अब अगर ये अट्रैक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू ज़ीरो है, यानी उस गैस में किसी किस्म की अट्रैक्शन नहीं है, तो जब वो ज़ीरो यहाँ पे लग जाएगा तो मीन्स के कोई चेंज उसके प्रेशर में नहीं आएगा. जो एक्चुअल आइडियल प्रेशर है दिस वन एंड दिस इज़ दैट ऑब्जर्व्ड प्रेशर, तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा. जबकि अगर अट्रैक्टिव फोर्स की वैल्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो तो फिर उसके प्रेशर में चेंज आएगा, क्योंकि अट्रैक्शन की वजह से एक मॉलिक्यूल वॉल की तरफ जब दौड़ेगा, ये मॉलिक्यूल है जो वॉल से टकरा रहा है, दूसरा मॉलिक्यूल अट्रैक्शन की वजह से उसको खींचेगा और इस तरह से इसके स्पीड में फ़र्क आएगा. स्पीड में फ़र्क आया तो प्रेशर टकराने, जब ये टक्कर मारेगा तो उसकी वजह से उसके प्रेशर में भी कमी आएगी. तो ये था वैन डर वॉल इक्वेशन का आइडिया. अब वो कहते हैं कि अगर वैन डर वॉल ने जब प्रेशर करेक्शन की तो which gas will exert more pressure if temperature is kept constant. तो more pressure उसका लगेगा जिसमें attractive force ज़ीरो हो. तो अट्रैक्टिव फोर्स जब ज़ीरो होती हैं तो दैट इज़ आइडियल गैस. सो चॉइस बी इज़ करेक्ट हेयर. बाकी सारे जो हैं रियल गैस और नॉन आइडियल गैस, दे आर नेम ऑफ द सेम गैसेस. ठीक, ऑल एक्सर्ट सेम प्रेशर नहीं, प्रेशर में कमी आएगी क्योंकि वैन डर वॉल ने करेक्शन की है. According to liquefaction of gases, the highest critical temperature at fixed pressure is of. Okay, first of all हम देखते हैं कि critical temperature होता क्या है. Critical temperature, that is denoted by Tc, is temperature at which a gas starts conversion into liquid. ये है क्रिटिकल टेम्परेचर. अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि गिवन में जो गैसेस हैं चॉइस में A, B, C, D, उसमें क्रिटिकल टेम्परेचर किसका ज़्यादा होगा, मीन्स कि कौन जल्दी लिक्विफाई होगा. ये पॉइंट आप जहन में याद रखें. तो रिमेंबर, वैन डर वॉल इक्वेशन में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस कांस्टेंट है और साथ में बी बिगनेस जो साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल कांस्टेंट है, ये जिस गैस में इनकी वैल्यू ज़्यादा होगी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Tc उनका क्रिटिकल टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा. मीन्स कि वो गैस अगर हम लिक्विफाई करेंगे तो हमें टेम्परेचर ज़्यादा लो नहीं करना होगा, बल्कि वो जल्दी लिक्विफाई हो जाएगा. तो क्रिटिकल टेम्परेचर. तो अब आप अट्रैक्टिव फोर्सेस इनमें देखें या साइज़ देखें कि किस में. तो देखें सल्फ़र डाइऑक्साइड, दिस इज़ SO2. सल्फ़र डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर कुछ यूँ है. ये दोनों ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव हैं और ये पार्शियल पॉजिटिव है, तो इसमें मौजूद होंगी डाइपोल फोर्सेस. अच्छा, फिर NH3 है. तो NH3 जो है ये भी एक पोलर मॉलिक्यूल है
जिसमें हाइड्रोजन पॉजिटिव है, नाइट्रोजन जो है वो नेगेटिव है। बस जस्ट मैं ये पॉजिटिव नेगेटिव पार्शल साइन नहीं लिखता, हालांकि यहाँ पे पार्शल साइन होगा। और फिर ये जो हमने पढ़ा कि अगला नाइट्रोजन अगर किसी हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेगा तो इस किस्म की अट्रैक्शन को हम कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फिर क्लोरीन दिया गया है तो ये क्लोरीन है Cl2। नॉन पोलर है तो नॉन पोलर चीज़ों में आपको मिलेगी लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। और कार्बन डाइऑक्साइड उसका स्ट्रक्चर कुछ यूं है या ज्योमेट्री, और ये भी नॉन पोलर है और नॉन पोलर होने की वजह से इसमें भी लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस होंगी। अब इन गिवन कंडीशन में फैसला करें कि कौन से स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं। तो गिवन कंडीशन जो हमें दी गई है इसमें ये है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग आर स्ट्रॉन्गर देन डाइपोल फोर्सेस एंड स्ट्रॉन्गर देन लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। तो मीन्स के हाइड्रोजन बॉन्ड का जो क्रिटिकल टेम्परेचर होगा वो ज़्यादा होगा। सो द करेक्ट चॉइस यहाँ पे जो मिलता है दैट इज़ बी। ठीक, अब इसका ये मतलब है कि फॉर एग्ज़ाम्पल एग्जैक्ट वैल्यूज़ में नहीं लिखता, हम टेम्परेचर सपोज करें 25 डिग्री से नीचे ले जा रहे हैं और इन गैसेस को लिक्विफाई कर रहे हैं। तो ये टेम्परेचर जब नीचे जाता जाएगा जहाँ तक भी हो, तो पहले इन गैसेस में लिक्विफाई होगा NH3, उसका एक ख़ास टेम्परेचर यहाँ पे हमें मिलेगा। फिर उसके बाद जो है डाइपोल फोर्सेस स्ट्रांग होती है, तो फिर NH3 के बाद फिर यहाँ पे हमें सल्फर डाइऑक्साइड वो लिक्विफाई होके मिलेगा। और इस तरह से यानी मे बी के अब 25 से हम 0 से नीचे आ रहे हैं, ये माइनस पे हैं, ये भी माइनस में है और इस तरह माइनस 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 माइनस। तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो NH3 का होगा, बिकॉज दिस माइनस इज़ क्लोज़र टू द ज़ीरो। तो एक माइनस वैल्यू जितनी ज़ीरो के करीब जाती है वो बढ़ती है। So this is the concept in critical temperature. The heat of vaporization of liquid A, B and C are 60, 30 and 40 kilocalories per mole respectively. The order of decreasing intermolecular forces among their molecule is okay. First of all, अगर किसी भी लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हैं तो is directly proportional to heat of vaporization delta HV। तो अब उन्होंने हमें हीट दिया है, गैसेस दिए हैं A, B लिक्विड दिए हैं और C। A का जो हीट ऑफ वेपोराइजेशन है दैट इज़ 60, जो B है उसका हीट ऑफ वेपोराइजेशन 30 और C है तो उसका हीट ऑफ वेपोराइजेशन 40। अब इसको अपने लिए अरेंज कर दो, तो जिसका हीट ऑफ वेपोराइजेशन ज़्यादा उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी स्ट्रॉन्ग होंगी। तो ऑर्डर हमारा ये बनेगा कि A ग्रेटर अट्रैक्शन देन C एंड ग्रेटर अट्रैक्शन देन लिक्विड B। तो ये हमारा अरेंजमेंट होगा। एक और अरेंजमेंट ये अगर हम कहेंगे तो फिर ये होगा कि B has less attraction than C and C has less attraction than A। तो अब वो the order of decreasing, तो decreasing मीन कम होना, तो ये है descending order। So A greater than C, C greater than B। तो A greater than C, C greater than B, so we are getting choice B। The compound with highest rate of evaporation among the following। Okay, तो rate of evaporation is directly proportional to intermolecular forces। यानी जिसमें intermolecular forces strong होंगी तो उसका रेट ऑफ वेपोरेशन कम होगा, यानी इन्वर्स रिलेशन रखता है। अब उन्होंने वाटर दिया है H2O, इथाइल अल्कोहल C2H5OH और चॉइस सी में दिया है NH3
और चॉइस डी में दिया है एन पेंटेन यानी C5H12 और फिर इसके आइसोमर बनते हैं एन आइसो, बस उन्होंने जस्ट एन पेंटेन तो हमने बस C5H12 कंसिडर किया। अब वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इथाइल अल्कोहल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और साथ में ये अल्काइल ग्रुप लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस भी रखता है। NH3 में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, पोलर है, जबकि जो एन पेंटेन है इट इज़ नॉन पोलर, तो इसमें अगर होंगी तो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस होंगी। तो जो वीक फोर्सेस हैं वो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं। जब ये वीक फोर्सेस हैं तो मींस कि इनका रेट ऑफ इवापोरेशन ज़्यादा होगा। तो वो हाईएस्ट रेट का पूछ रहे हैं, तो हाईएस्ट रेट इज़ हैविंग इन चॉइस डी एन पेंटेन। कंपाउंड विद ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज़ ओके। चलें याद रखें, इथाइल अल्कोहल हमें दिया है, सपोज मैं बस सिंपली मिथाइल अल्कोहल को यूं लिख देता हूं इस फॉर्म में। उसके बाद फिर हमें वाटर दिया है, तो वाटर भी यही बैंड ज्योमेट्री रखता है। उसके बाद फिर HF है, तो HF जो है वो लीनियर फॉर्म की ज्योमेट्री रखता है। और फिर H2SO4 दिया है, तो H2SO4 लिखने के लिए सल्फ़र डबल बॉन्ड O और ये OH है और इस तरह से यहाँ पे OH है। ओके, आज अब यहाँ पे हमने हाइड्रोजन बॉन्ड, तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो अल्कोहल है ये ऑक्सीजन उसका हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है और इधर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। यहाँ पे वाटर में ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाएगा और फिर ये हाइड्रोजन भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाएंगे। HF में हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाएगा और फिर फ्लोरीन भी बना पाएगा। और यहाँ पे H2SO4 में ये ऊपर वाला ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाएगा, ये ऑक्सीजन बनाएगा, उसके साथ जो हाइड्रोजन है वो बनाएगा, ये ऑक्सीजन बनाएगा, ये हाइड्रोजन बनाएगा। अब आप खुद ही देख सकते हो, फैसला कर सकते हो कि किस में ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। सो इट्स ऑब्वियस दैट चॉइस डी सल्फ्यूरिक एसिड। और अब तो लेबॉर्ट्री बहुत कम गए होंगे, सल्फ्यूरिक एसिड बिल्कुल एक ऑयली लिक्विड होता है। HF भी लिक्विड है, इथाइल अल्कोहल भी लिक्विड है और ये, लेकिन आपको H2SO4 बहुत गाढ़ा महसूस होगा कंपेयर टू दी अदर कंपाउंड्स। The melting point of a crystalline solid by addition of impurities, ये पहला क्वेश्चन है। तो ये अमूमन याद रखें, बॉइलिंग पॉइंट अगर कोई भी सब्सटेंस हो, बॉइलिंग पॉइंट इम्प्योरिटीज़ की वजह से इंक्रीज़ होगा और मेल्टिंग पॉइंट इम्प्योरिटीज़ की वजह से डिक्रीज़ होगा। सो क्वेश्चन है कि द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए क्रिस्टलाइन सॉलिड बाय एडिशन ऑफ इम्प्योरिटीज़ डिक्रीजेस। सो द करेक्ट चॉइस ओवर हेयर इज़ ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखोगे तो इसमें है कि ऑल आर एन आइसोट्रोपिक एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट। ओके, अब यहाँ पे एन आइसोट्रोपिक बिहेवियर जो है, एन आइसोट्रोपिक वो होती है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो गिवन ऑप्शन में क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो हैं वो दिए हैं, सिल्वर नाइट्रेट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, कार्बन डाइसल्फाइड कैडमियम सल्फाइड क्रिस्टलाइन सॉलिड है और सोडियम कार्बोनेट इधर इसके साथ Na2CO3। तो ये सारे क्रिस्टलाइन हैं। तो ये सारे जो हैं ऑल दीज आर एन आइसोट्रोपिक। अब इसमें जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है दैट इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, तो लिक्विड में जो है वो आइसोट्रोपी होती है, नॉट एन आइसोट्रोपी। सो दिस इज़ द चॉइस। अब यहाँ पे ये था कि हमें याद कैसे रहेंगी ये चीज़ें। तो देखें क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, तो
तो कम से कम जो हमारे कोर्स में चीज़ें हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड ये लिक्विड है, बाकी इस तरह सॉलिड वगैरह इस किस्म के आपको याद हों। फिर एक आसान क्लू ये है कि जहाँ पे कोशिश करो कि आयोनिक बॉन्डिंग हो, आयोनिक बॉन्डिंग, तो आयोनिक बॉन्डिंग से हमेशा सॉलिड बनेंगे, कोई भी लिक्विड फॉर्म में आयोनिक बॉन्ड नहीं रख सकता। जबकि कोवेलेंट बॉन्डिंग हो, कोवेलेंट बॉन्डिंग, तो कोवेलेंट बॉन्डिंग में आपको लिक्विड भी मिल सकते हैं, जिस तरह वाटर है दूसरे है, और इस तरह से आपको गैस भी मिल सकते हैं, मीथेन वगैरह ले सकते हो, CH4 और H2O लिक्विड। लेकिन आयोनिक बॉन्डिंग जब भी होती है तो वो सॉलिड होते हैं। ठीक, तो इस तरह से एक क्लू, इस क्लू से आप फाइंड आउट कर पाओगे कि कौन सा जो है वो आयोनिक कंपाउंड है, कौन सा जो है वो कोवेलेंट कंपाउंड है। विच रिएक्शन do you think, it's do not do you think has highest value of Kc, equilibrium constant? अच्छा, मे बी कि ये सब कुछ हमें रूम टेम्परेचर पे दिया हो, तो रूम टेम्परेचर पे देखें जो रिएक्शन मोर स्पॉन्टेनियस होगा वो Kc भी उसकी ज़्यादा होगी। Kc जब ज़्यादा होगी तो मीन प्रोडक्ट ज़्यादा बनेंगे। Kc इज़ इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो Kc की वैल्यू ज़्यादा से मीन्स के यहाँ पे प्रोडक्ट ज़्यादा होंगे जब हमें ये पता हो। तो अब इन गिवन रिएक्शन में किस में ज़्यादा प्रोडक्ट बनेंगे तो हमने ढूंढना होगा कि कौन सा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। पहला वाला जो है वो H2 और I2, ये इतना स्पॉन्टेनियस नहीं है, एंडोथर्मिक है, तो इस वजह से इसको हीट चाहिए होगी, तो ये भी ज़्यादा Kc वैल्यू इसकी कम होगी। दूसरा जो है वो एस्टर प्लस वाटर है, एसिड और अल्कोहल बनेगा। अब ये भी एस्टिफिकेशन रिएक्शन का रिवर्स है, यानी हाइड्रोलिसिस ऑफ दी एस्टर है, तो ये भी कैटालिस्ट मांगता है, और जब कैटलिस्ट मांगेगा तो रिएक्शन उस दौरान फिर स्लो होगा जब तक हमने उसमें कैटलिस्ट ना डाला हो। सी रिएक्शन में क्लोरीन प्लस क्लोरीन है और इससे बनता है Cl2। अब ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, क्यों? क्योंकि क्लोरीन एटम है और दूसरा क्लोरीन भी एटम है, तो एटम नेवर एग्जिस्ट फ्री इन नेचर, वो ज़रूर बॉन्ड बनाएगा। तो इस वजह से जो Cl2 है ये रूम टेम्परेचर पे ज़्यादा प्रोडक्ट देगा और इसकी Kc वैल्यू ज़्यादा होगी। तो अगेन द चॉइस इज़ C। नीचे फिर कार्बन और जो हाइड्रोजन आपस में मिलते हैं और इनसे मीथेन बनता है, तो रिमेंबर इट इज़ ए वेरी स्लो रिएक्शन, सालों लेता है नेचुरल गैस जो बनता है। अगर ऐसा होता तो हम बहुत आसानी से नेचुरल गैस बनाते और फिर बेच तो हमें CNG वगैरह गर्मी तैयार करने को चांस मिलता। तो ये जो है कि दिस इज़ द आंसर कि जो रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे मोर स्पॉन्टेनियस होगा उसमें प्रोडक्ट ज़्यादा बनेंगे, तो उसकी Kc की वैल्यू भी हाईएस्ट होगी।